हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जहां से मिलते हैं आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। और इस ऐप के डाउनलोड करते ही आप जुड़ जाते हैं इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर्स के साथ। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और ऑप्शनल विषय में एंथ्रोपोलॉजी की क्लास ले रहा हूँ। मेरा कोड है UGM10। इसके साथ क्या कीजिएगा, आप एडमिशन लीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है। अनअकैडमी के द्वारा जो है बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, NIR, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, NCERT समरी, आर्ट एंड कल्चर, ऑप्शनल कोर्सेज एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप किसी भी कोर्स में अपनी सुविधा अनुसार जो है और आवश्यकता अनुसार जो एडमिशन लेकर अपनी तैयारी को टॉप एजुकेटर के साथ कर सकते हैं और एक अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ठीक है। देखिएगा, जैसे जीएस सब्सक्रिप्शन में दो प्रकार के कोर्स है, एक प्लस है, दूसरा आइकनिक कोर्स है। प्लस जो कोर्स है वो 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए अवेलेबल है। और उसी प्रकार आइकनिक जो कोर्स है वो 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने के लिए अवेलेबल है। और 12 महीने का फी स्ट्रक्चर जैसे 69,500, मेरा कोड UGM10 के साथ आप करते हैं तो इसमें 10% का आपको बेनिफिट्स मिलता है। इसी प्रकार जो है ऑप्शनल विषय जो है वो भी 1 महीने से लेकर आपका जो है 1 महीने से लेकर जो है 66 महीने के लिए अवेलेबल है। और 1 महीने का फीस जैसे 5,000 रुपये है और 12 महीने का फीस 27,500 रुपये। मेरा कोड आप यूज करते हैं UGM10, तो इसके साथ आपको क्या होता है, 10% का क्या हो रहा है, बेनिफिट्स मिलता है। क्लियर चीजें ही। ये आपके स्क्रीन पर दिखा रहा है अनअकैडमी सबमिट 20। ठीक है। और सबमिट टू ट्रांसफॉर्म यूर CSE प्रिपरेशन, तो इसको देखिए आप लोग। लगातार यह हर चैनल के माध्यम से ये मैसेज जा रहे हैं स्टूडेंट्स को। इसमें देखिएगा, इसमें बहुत से अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं। ठीक है। देखिएगा, अनअकैडमी के द्वारा जो है यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए जो फरवरी 7 में जो कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, उसमें जल्द से जल्द जो है क्या कीजिए, आप इनरोल होइए और ये कॉन्टेस्ट में भाग लीजिएगा। कॉन्टेस्ट का जो फॉर्मेट है, 60 मिनट क्वेश्चन, 60 मिनट्स टाइम है, 60 क्वेश्चन है, 13 कॉम्बैट्स है, 6 सेक्शन है, रिलेटिव स्कोरिंग है, फोर्टनाइट कॉन्टेस्ट है। जरूर इसमें भाग लीजिएगा क्योंकि इसमें अमेजिंग प्राइजेस हैं। रैंक 1 से लेकर रैंक 3 तक जो है 3 मंथ का यूपीएससी CSE GS सब्सक्रिप्शन में है। और रैंक 4 से लेकर 150 तक जो है 1000 रुपीज का अमेजन वाउचर दिया जा रहा है। क्लियर चीजें, तो आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा इसमें। और जल्द से जल्द जो है आप एडमिशन लेकर जो है अपनी तैयारी को जो है टॉप एजुकेटर के साथ तैयारी कीजिए। और जो आपने टारगेट कहा है 2021-22 के लिए, तो वो चीज़ों को पूरा कीजिए टॉप एजुकेटर के साथ में और जल्द से एडमिशन लीजिए क्योंकि आइकनिक प्राइस जो है वो बढ़ने वाले हैं। क्लियर चीजें। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने मूल टॉपिक की ओर आते हैं। आज मैं आप लोगों को जैसे बार बार मैं क्लासेस होता है, जैसे लाइव क्लासेस में जाता हूँ तो स्टूडेंट्स का हमेशा ये डिमांड रहता है कि सर आप MCQ लेकर आइए। अभी तो हमने पिछले कुछ दिनों से हम पॉलिटी का कर रहे थे, तो आप हिस्ट्री के संदर्भ में भी क्या लेके आइए, MCQ लाइए। ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए भी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है विद एक्सप्लेनेशन जो है हम इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया का करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है आपके लिए, जो न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस क्वेश्चन को मेरे साथ बनाइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमको उसको सॉल्व करना है। तो यह बहुत आप लोगों के लिए क्या है, जरूरी है। फिर चीजें तो जरूर देखते रहिए। MCQ विथ एक्सप्लेनेशन हम मॉडर्न इंडिया के संदर्भ में आज करेंगे। जितने भी मेरी क्लासेस जो है हिस्ट्री का हमने मैराथन किया था और उसमें आधुनिक भारत से रिलेटेड जो है मैंने मैराथन किया, मिडिवल इंडिया के संदर्भ में किया। और मेरी क्लासेस जो है यूट्यूब पर तो एंशियंट इंडिया का है ही है, मिडिवल इंडिया के संदर्भ में भी है और मॉडर्न इंडिया से भी रिलेटेड है। तो क्वेश्चन जो मैंने मॉडर्न इंडिया में आप लोगों को पढ़ाया है, उसी के संदर्भ में जो है पूरा जो है मैंने यहाँ पर MCQ लेकर आया हूँ। ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। स्टूडेंट, आप ध्यान रखिएगा कि देखिएगा, आपको ध्यान होगा जब आपने क्लास किया था कि गोलमेज सम्मेलन जो है, इतिहास में गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो कितनी होती है, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। क्लियर चीजें, पहला जो है
1930, 1931 और 1932 में होता है। ठीक है, क्लियर चीजें। पहले सम्मेलन में जो है वह कांग्रेस भाग नहीं लेता है और सम्मेलन जो है असफल घोषित हो जाता है। ठीक है, तो द्वितीय सम्मेलन में कांग्रेस ने इसमें क्या लिया, भाग लिया। और इसमें भाग लेने से पहले जो है गांधी का यूनियन के साथ एक पैक्ट होता है जिसको गांधी यूनियन पैक्ट कहते हैं। आप लोग जान रहे हैं सब चीजों को। तो एक क्वेश्चन पूछा है, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। द्वितीय सम्मेलन में क्या किया, उसने भाग लिया है। क्लियर चीज है ये, तो आप लोगों को सब बन रहा होगा क्वेश्चन ये। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट अधिवेशन कहाँ हुआ था, सबको मालूम है। क्वेश्चन जो है, जो मैंने कांग्रेस की स्थापना से ही लेकर मैराथन किया था 1920 तक का, उसमें आपको कांग्रेस से ही मैंने स्टार्ट किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है, मुंबई में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है ये होगा। क्लियर चीजें स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, आपको मालूम है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 1885 में होता है और इसमें 72 जो है प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से असत्य क्वेश्चन क्या है, असत्य क्वेश्चन कौन सा। ठीक है, जॉर्ज यूल जो है प्रथम यूरोपीय कांग्रेस का अध्यक्ष है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी जो है प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, ये भी सही है। ठीक है, एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, ये भी बिल्कुल सही जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ए बी और सी जो है वह तीनों जो है हमको सही लग रहा है। ठीक है, तो गलत क्या लग रहा है, यहाँ पर देखिए सरोजनी नायडू को क्या लिखा है कि यह प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। नहीं, एनी बेसेंट पहली थी, और सरोजिनी नायडू जो है वो तो बाद में बनती है, मतलब एनी बेसेंट के बाद बनती है। कांग्रेस की अध्यक्षता ये भी रहती है, लेकिन वो पहली नहीं है। इस संदर्भ में आपका क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर असत्य क्वेश्चन बताना है। इस संदर्भ में जो है डी आपका आंसर होगा। क्लियर चीजें, तो जब भी आप मेरा वीडियो, जब ये लेक्चर को आप सुनेंगे यूट्यूब पे, जब भी प्रीमियर होगा ये तो सुनेंगे, तो उसमें बिल्कुल आप क्या कीजिएगा, मेरे आंसर देने से पहले जो स्टूडेंट जो है इस आंसर को जान रहे हैं, तो वो अपना टेक्स्ट कर सकते हैं। वो मेरे को, मैं जब प्रीमियर होगा तो मैं ऑनलाइन होगा तो आप लोगों को देखूंगा कि कौन कैसे आंसर दे रहा है। क्लियर चीज है ये, ठीक। नेक्स्ट है कि देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कुछ अपवादों को छोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से बेहतर था, वे अपवाद क्या हैं। तो इसमें बात कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है असहयोग आंदोलन से बेहतर बताने की बात की गई है यहाँ पर। तो जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में आपने क्लास किया है, इसको देखेंगे तो दोनों के ही तो उद्देश्य थे ही। ठीक है, तरीके भी थे दोनों में। ठीक है, तो महिलाओं तथा युवा का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता, व्यवसायिक वर्ग की प्रतिक्रिया और मजदूरों का सहयोग। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, रियल स्टेट इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, तो कुछ अपवादों को छोड़कर सविनय अवज्ञा मतलब असहयोगी आंदोलन से बेहतर है। ये अपवाद क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, जल्दी से आप लोग टाइप कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, इसका जो बेस्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है, तो दोनों में क्या अपवाद है, तो ये अपवाद है हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा नेक्स्ट जो है आपका ये मजदूरों का सहयोग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ अपवादों को छोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से बेहतर, ये अपवाद क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता और मजदूरों का जो है वह सहयोग की जो बात कर रहा है इसमें। तो इसमें हम देखते हैं कि चौथा और पांच छठवां जो है वह दोनों में क्या अपवाद है, इसलिए इसका आंसर जो क्या होगा, बी आंसर होगा। क्लियर चीज है ये, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गांधी ने अपने सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों के द्वारा भी लोगों को आकर्षित किया। इनमें से कौन सा कार्य उन कार्यक्रम में नहीं था, मतलब उनमें शामिल नहीं था, पूछा जा रहा है। इस चीजों को आप देखिए, स्टूडेंट जनरली क्या होता है, नहीं है में कंफ्यूज कर देता है और ध्यान नहीं देता है, सीधा ऑप्शन में आ जाता है। तो गांधी जी ने अपने सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों के द्वारा भी लोगों को आकर्षित किया, इनमें से कौन सा कार्यक्रम उन कार्यक्रमों में नहीं था। खादी कार्यक्रम था, तो ये तो होगा, ये था। ठीक है, औद्योगिकरण कार्यक्रम, ये डाउट है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ग्राम पुनर्विचार कार्यक्रम, ये भी ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता कार्यक्रम हमेशा चला आया है ये। ठीक है, हरिजन कल्याण, ये भी इनका मूल उद्देश्य था, इसका क्या होगा,
तो नहीं होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग सी रखिएगा। इस प्रकार से क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, हड़बड़ा के क्वेश्चंस को हमको नहीं लगाना होता है। क्वेश्चंस को है बारीकी से समझना है, उसके बाद से लगाना है। आप एग्जाम तक अगर दो तीन चार तीन बार कम से कम जो है हिस्ट्री को अगर रिवाइज कर देते हैं, तो आप क्वेश्चन बनाने लायक हो जाते हैं। खासकर यूपीएससी में, यूपीएससी में क्या होता है, क्वेश्चन जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है, और खासकर यूपीएससी का, और थोड़ा सा लेंदी होता है। इसलिए अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए क्वेश्चंस को लगाना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें गांधी ने असहयोग आंदोलन के कुछ मांगों के लिए अंग्रेजों पर दबाव डालने प्रारंभ किया था। ठीक है, इनमें से कौन सी मांग इसमें शामिल नहीं थी? तो पढ़िएगा, गांधी ने असहयोग आंदोलन कुछ मांगों के लिए अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए प्रारंभ किया था। तो निम्नलिखित में से कौन सी मांग इसमें शामिल नहीं था? ठीक है, तो पंजाब की गलतियों का सुधार, मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में बात हो रहा है यहाँ पर। खिलाफत की गलतियां, तो आपको मालूम है कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो लगभग एक साथ प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन पहले स्टार्ट हुआ था, गांधी जी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष भी थे, बनाया गया था उनको। ठीक, इस आंदोलन का जिम्मेदारी भी दी गई थी, और असहयोग आंदोलन की भी जिम्मेदारी महात्मा गांधी को दी गई थी। ठीक है, तो एक ऐसा आंदोलन था जिसमें दोनों के अध्यक्ष जिम्मेदारी किसको दी गई थी, महात्मा गांधी को दी गई थी। ठीक है, तीसरा पूर्ण स्वराज की राष्ट्रीय मांगों को पूरा करना और रोलेट एक्ट का रद्दीकरण। तो ये तो तीनों इसमें जो बातें हैं, तो इसमें इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट, तो क्या होना चाहिए बताइएगा, कौन सा शामिल नहीं था? इसका आंसर जो है इसका ये होगा। ठीक है, तो सिर्फ तीसरा जो है इसमें शामिल नहीं था। अभी हम पूर्ण स्वराज की राष्ट्रवादी मांगों को पूरा करना इसमें नहीं था, क्योंकि उस समय जो है कांग्रेस का जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषणा हुआ नहीं था। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की बातें तो इसमें नहीं आएंगी। तो आपका आंसर जो होगा वह मतलब ए होगा। सिर्फ तीसरा जो है वह मांग में शामिल नहीं था। इस आधार से ऐसे आपको क्वेश्चन बनाने की कोशिश यहाँ पर करनी होगी। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा, बहिष्कृत भारत जो है किसके द्वारा निकाला गया था? ठीक है, तो बहिष्कृत भारत जो है किसके द्वारा निकाला गया था? देखेंगे, अंबेडकर के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा, या करण दास मुलजी के द्वारा। तो बहिष्कृत भारत जो है वह अंबेडकर के द्वारा लिया गया था, सबको मालूम है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, नेशनल हेराल्ड जो है नामक दैनिक पत्र किसने निकाला था? तो ये सबको मालूम होगा, जो व्यक्ति इतिहास पढ़ा है या जान रहा होगा। नहीं भी जाने तो कोई बात नहीं है। तो नेशनल हेराल्ड नामक दैनिक पत्र किसने निकाला था? तो ये जो है इनका आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा इनका आंसर। तो आपको नहीं मालूम होगा तो आप पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, नील दर्पण ग्रंथ के लेखक कौन है? ठीक है, तो नील दर्पण जो है ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसको देखेंगे, नील दर्पण जो ग्रंथ के लेखक हैं वो कौन है, दीन बंधु मित्र हैं। दीन बंधु कौन है, मित्र है। इस संदर्भ में इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके पत्रों का संग्रह है? तो ठीक है, तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये ऑप्शनल विषय में भी जब ऑब्जेक्टिव का पैटर्न होता था, तो उसमें भी हिस्ट्री ऑप्शनल में भी क्वेश्चन ये पूछे गए हैं यूपीपीएससी में, एमपीपीएससी में। तो द बंच ऑफ जो है ओल्ड लेटर्स किसके पत्रों का संग्रह है? तो इसका आंसर क्या होगा, सुभाष चंद्र, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर है। क्या होगा, इसका आंसर जो है डी होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा। क्लियर चीज है ये। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर कि उदारवादियों के कार्यक्रमों में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखेंगे, उदारवादियों के कार्यक्रमों में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो उदारवादी तो याचना पत्र देते ही थे, शांतिपूर्ण विरोध करने के फेवर में थे। याचना और प्रार्थना तो कहते मतलब उनको क्या बोलते थे, विनय अनुनय की नीति का तो इन्होंने पालन नहीं किया है। ठीक है, तो उदारवादी कारण कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो यह स्वराज का कार्यक्रम इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, क्योंकि उदारवादी जो है मोस्टली जो है डोमिनियन स्टेटस की ही क्या करते थे, वह मांग करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर जो है डी होगा। क्लियर चीजें, तो ये समझ क्वेश्चन को समझिए।
ठीक है। जो आपने मेरा क्लास किए हैं उसी के आधार पर जो है क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, आपको क्वेश्चन में दोनों ही प्रकार का समावेश है, सोचने वाला भी कोई होगा और फैक्चुअल भी, दोनों ही प्रकार के कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को लेकर आया हूँ साथ में। तो जालियांवाला बाग नरसंहार के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है। तो जालियांवाला नरसंहार के संदर्भ में जो है कौन से कथन सत्य हैं, तो देखिएगा, ये तो पहला तो सही लग रहा है क्वेश्चन, देखिए पहला तो सही लग रहा है ना ये। अपने लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी और देश निकाला का विरोध करने के लिए लोग जो है अमृतसर के बगीचे में एकत्र हुए थे, ये सही है। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर था। ठीक है। उसमें लिख रहा है उस समय पंजाब का गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर था। तो गवर्नर था वो। ठीक है। माइकल वो डायर ने निहत्थे भी नहीं, इसका ना वो डायर नहीं था। वो दूसरा नाम था, उसका नाम था एसीएच, इस टाइप का नाम था उसका। तो निहत्थे भीड़ पर पुलिस फायरिंग का आदेश दिया, तो ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है। ठीक है। जनसंहार के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी, तो ये लगभग सही जा रहा है ये। जनसंहार के विरुद्ध में गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी, नहीं गांधी जी जो है कैसरे हिंद की उपाधि जो है यह नरसंहार के कारण नहीं दिया था ये। ठीक है। जनसंहार के कारण नहीं दिया था। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हम देखेंगे एक और चौथा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो जा रहा है वो डी जा रहा है। क्या जा रहा है? डी जा रहा है। इस हिसाब से आपको बनाना होगा मॉडर्न इंडिया को। जो स्टूडेंट जो है सोचेंगे कि एक बार हम पढ़ लेंगे हमारा निकल जाएगा क्वेश्चन, तो नहीं होगा। हिस्ट्री को आपको जो है बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और यूपीएससी या किसी भी स्टेट के आप एग्जाम दे रहे हैं, कम से कम एग्जाम से पहले जो है 3 बार जो है जीएस पॉइंटर्स प्रत्येक टॉपिक का जो है 3 बार आपको रिवीजन होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप एग्जाम को निकाल पाएंगे। वो स्टूडेंट जो पहली बार जो है एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो इन चीजों का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्लियर चीज है ये। ठीक है। तो पहला और चौथा यहाँ पर सही होगा। जालियांवाला नरसंहार कौन से कथन सत्य है? ठीक है। तो ये चीजों को आप याद रखेंगे। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे, देखिए क्वेश्चन को, असहयोग आंदोलन के सकारात्मक कार्यों में क्या शामिल नहीं था? यहाँ फिर से नहीं था पूछ रहा है। राष्ट्रीय विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा निजी मध्यस्थ न्यायालयों की स्थापना ये शामिल था। स्वदेशी और लोकप्रिय बनाना और खादी की प्रचार करना ये भी शामिल था। हिंदू और ईसाइयों के बीच सामंजस्य स्थापित करना ये डाउट है। ठीक है। हरिजन कल्याण हेतु अस्पृश्यता की समाप्ति ये था। नारी उद्धार और कल्याण करना ये भी था, क्योंकि रचनात्मक कार्य गांधी जी का मुख्य है। यहाँ पर जो है स्टूडेंट क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के सकारात्मक कार्यों में क्या शामिल नहीं था? तो यहाँ पे तीसरा, और हिंदू और ईसाइयों के बीच सामंजस्य का विकास, ये बात तो हो ही नहीं रही थी यहाँ पे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। याद रखेंगे तो आप लोगों को किस प्रकार से क्वेश्चंस को बनाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, असहयोग आंदोलन में किन सामाजिक समूहों तथा वर्गों ने भाग नहीं लिया? ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन में किन सामाजिक समूहों तथा वर्गों ने भाग नहीं लिया, ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो किन सामाजिक समूहों ने भाग नहीं लिया था? ठीक है। तो छात्र और शिक्षक तो भाग लिए थे, कृषक और मजदूर ने भी भाग लिया था असहयोग आंदोलन में। ठीक है। अब बात होता है, यहाँ पर देखते हैं, जमींदार, तो ये डाउट है, जमींदार के डाउट है। फिर व्यवसायियों ने तो है, छोटे मोटे व्यवसायी ने भाग लिया है। बड़े पूंजीपति और उद्योगपति, तो ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर देखिएगा, तो तीसरा और पांचवा जो है ये हो सकता है, मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है। इस हिसाब से आप जो है क्वेश्चन को बनाइएगा, लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। क्लियर चीज है ये। तो क्वेश्चंस कैसे पढ़ना है, किन चीजों पर हमको हाईलाइट करना है, और एक ही बारे में हमको सब चीज समझ में आना चाहिए, नहीं है होता है, ये सब चीजों के चक्कर में तो रहिए। ह्यूमन एरर्स, जैसे जैसे आप क्या करते हैं क्वेश्चन ज्यादा लगाएंगे तो इस प्रकार के ह्यूमन एरर्स नहीं होते हैं। ठीक है। और ह्यूमन एरर के कारण एक दो क्वेश्चन भी गलत होता है तो हमारा रैंक जो है बहुत पीछे चला जाता है। क्लियर चीजें, खासकर प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वह है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। सविनय अवज्ञा, क्वेश्चन में लिखा लगा देता हूँ जिससे आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा कौन क्वेश्चन है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए जाने से पहले गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे
का एक अंतिम निर्णय मांग पत्र भेजा था, इनमें कौन सी मांग शामिल था? आपको मालूम है जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी प्रारंभ कर रहे थे, तो उससे पहले जो है यंग इंडिया के माध्यम से वही 11 मांगे जो है वायसराय को भेजे थे। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी थी मांगे, तो देख सकते हैं उसमें जो है भूमि कर में 50% की कटौती, नमक कर की समाप्ति, ये सब चीजें शामिल था। ठीक है, रुपया को मतलब विनिमय दर को कम करने की बात हुई थी, ये भी सही है। ठीक है, सैनिक और असैनिक प्रशासन, ये भी बिल्कुल सही है। सैनिक और असैनिक प्रशासन के खर्चे में 50% की कमी की बात की गई थी। ठीक है, ये डाउट लग रहा है यहाँ पर ये बात नहीं हो पाई, हुई तभी थी। और सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की बात में की गई थी, जो भी राजनीतिक बंदी, ये भी बात हो रही थी। ठीक है, उन्होंने यंग इंडिया के माध्यम से 11 पॉइंट्स में दिया था। यहाँ जो है चौथा जो पॉइंट लग रहा है, वह डाउट लग रहा है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है वह होगा सिर्फ डी जो है, वह क्या है, सही नहीं है, मांग में वह शामिल नहीं था। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, गांधी विजिन समझौते में किनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो ये तो पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है। तो इसको डायरेक्ट आपको नाम मालूम होगा, तो इसमें आपको मालूम होगा तेज बहादुर सप्रू जो शामिल थे और जयकर शामिल थे। तो तीसरा और दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा किस में आ रहा है? बी में आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, आंसर बी होगा। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन में तो कुछ नहीं किया जा सकता, बार बार पढ़ते हो उसके आधार पर जो है इसको अपना लेते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं तो आप क्या होते हैं, अनुमान के आधार पर इसमें बेस्ट आप कर सकते हो। क्लियर चीज है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के विद्रोह के क्या कारण थे? देखिएगा, यह एक एशियाई शक्ति द्वारा दक्षिण पश्चिम एशिया में अंग्रेजों की पराजय से लगभग 1912 में प्रभावित लोकप्रिय भावना। ये सही हो सकता है, क्योंकि जापानियों का भारत पर जो है लगातार, जापानी जो है द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो रहा था, जीत रहे थे। और जापानियों का भारत पर आने का खतरा बढ़ा हुआ था। अगर जापान एक बार आ जाते, भारत को अधीन कर लेते, तो अंग्रेज तो बहुत समय हो गया था, वो छोड़ के जा भी सकते थे, क्योंकि इकोनॉमिक डाउन थी। तो जब अगर जापान आ जाएगा तो फिर वो भी हमको लंबे समय तक क्या करेगा, अपनी जो है आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए हमारा यूज करेगा, तो जल्दी से हमको छोड़ने वाला नहीं होगा। तो जापान का हमारे पर क्या हो रहा था, खतरा बढ़ते चला रहा था। ठीक है, तो जापानियों से भारत को मुक्त करने के लिए, और भारत पर न पहुंचे जापानी, इसलिए क्या किया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, कि अंग्रेज जो है अगर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज के दुश्मन कौन है? जापानी है। तो जापानी जो है भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस उद्देश्य से जो है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चलाने की बात की गई थी। क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो ये जो आपका क्या होगा, ये तो सही लग रहा है। ठीक है, भारत स्थिर अधिकतर विदेशी सेनाओं का निंदनीय व्यवहार, सही है। भारत भारत विदेशी सेनाओं का निंदनीय व्यवहार, कीमतों में वृद्धि हुई थी, चावल और नमक के आवश्यक वस्तुओं की कमी हुई, बिल्कुल सही है। कांग्रेसी नेताओं द्वारा 1942 में मित्र राष्ट्रों की पराजय का अनुमान, ये भी बात सही आ रहा है। फिर है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किए जाने से पूर्व अंग्रेजों को छेड़ तथा बाद में इसे पूर्णतः दमन की नीति, ये भी बात सही है। क्लियर चीजें। तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में जो यहाँ पर एक दो तीन चार पांच जो सभी लग रहा है, सभी बातें जो है यहाँ पर सही है। तो इसका आंसर जो है क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका? डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों तथा वर्गों ने दो को छोड़कर साइमन कमीशन का विरोध किया। वे दो कौन है? तो साइमन कमीशन का तो सब लगभग सभी पार्टियों ने विरोध किया था, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल था, कांग्रेस के संग में हिंदू महासभा भी था। तो यहाँ पर दो पार्टियां जो है, एक जस्टिस पार्टी है और दूसरा पंजाब यूनिस्ट पार्टी है। इन्होंने साइमन कमीशन का क्या किया, विरोध नहीं में शामिल नहीं थे। तो दूसरा और चौथा मतलब यहाँ पे जो आंसर हो रहा है वो क्या होगा? यह सी आंसर होगा। क्या होगा? आंसर जो है सी होगा। ठीक है, तो ये सी आपका आंसर होगा, यहाँ आपका सी आंसर होगा। ठीक है, जिस संदर्भ में आप देखिएगा, क्वेश्चन को भली भांति से सोच समझ कर लगाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, किसने कहा था, ये क्वेश्चन देखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। किसने कहा था मुस्लिम सुरक्षा मांग कर मूर्खता कर रहे हैं, तथा हिंदू उसे अस्वीकार कर उससे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? ठीक है, तो ये जो है अबुल कलाम आजाद के शब्द थे। ठीक है, ये
क्लियर चीज है ये, चीज तो याद रखिएगा, फैक्चुअल नॉलेज है ये। किसने कहा था कि यह अनुशासित अराजकता समाप्त होना चाहिए और इसके चलते अगर पूर्णतः अव्यवस्था छाए तो मैं यह खतरा भी उठा सकता हूँ। ठीक है, तो यह गांधी जी के शब्द थे। किसके शब्द थे? यह गांधी जी के शब्द थे। यह अनुशासित अराजकता अब समाप्त होनी चाहिए, इसके चलते अगर पूर्णतः अव्यवस्था छाए तो मैं यह खतरा उठा सकता हूँ। यह गांधी जी के शब्द थे। क्लियर चीजें, जब वो जनता को आह्वान कर रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स मतलब फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, ये भी फैक्चुअल नॉलेज है। तो फिक्की की स्थापना जो है कब हुई थी? तो फिक्की की स्थापना जो देखेंगे 1927 के आसपास हुई थी। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित अखबार क्या है? तो इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा जो प्रकाशित जो अखबार थी वह था स्टार ऑफ इंडिया। ये आप याद रखेंगे, ये भी फैक्चुअल नॉलेज है। यह दोनों है, यहाँ पर क्या है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो या मालूम है तो बन जाएगा, नहीं मालूम है तो आपको नहीं बनेगा। इसलिए इसको दो तीन बार अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो अपने आप क्या हो जाता है? रिकॉल हो जाता है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में यही खास बात होता है कि अगर आप 3 बार किसी भी मतलब हिस्ट्री को 3 बार अच्छे पुस्तक से पढ़ रहे हैं, अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, और प्रमाणिक पुस्तकें केवल 1 या 2 होनी चाहिए। 10 पुस्तकों से इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल 1 या 2 पुस्तकों को बार बार पढ़ना है। क्लियर चीजें, कम से कम 3 बार जो अगर आप पढ़ लेते हो तो आप एग्जाम देने के आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप क्वेश्चंस को समझकर आप सही आंसर संभावना आपकी बन जाती है लगाने की। क्लियर चीज है ये। तो इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित अखबार का क्या नाम था? स्टार ऑफ इंडिया। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं स्टूडेंट। निम्नलिखित को सुमेलित कर दिए गए गुटों से उत्तर चुने। ठीक है, अब देखिएगा, इसको देखिएगा, स्वराज को इसको बनाइए आप लोग, जल्दी से बनाइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। 1 मिनट का आपके समय पास समय है। निम्नलिखित को सुमेलित कर दिए गए गुटों को स्वराज पार्टी की स्थापना, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की पहली बैठक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना, अखिल भारतीय स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन। इस संदर्भ में आप अपना आंसर दीजिए। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपको सबको मालूम है। जब सहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है अखिल भारतीय युवा कांग्रेस बड़ी 1928 में हो रही है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा देख लीजिएगा आप, तो इसका आंसर जो है सी हो रहा है। क्या हो रहा है आंसर इसका? सी होगा। ठीक, ये भी क्या है? लगभग जो है ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। साइमन, देखिए वायसराय के नाम है और इधर क्या गया है? साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत का वायसराय कौन था? साइमन कमीशन को कब नियुक्त किया था? 1928, 27, 28 में ना, 28 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको वो मालूम होना चाहिए। गवर्नर जनरल एंड वायसराय जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। 1935 का गवर्नर इंडिया एक्ट, रोलेट एक्ट की वापसी कर रहे थे उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, रोलेट एक्ट की वापसी करते समय रीडिंग थे। साइमन कमीशन के समय कौन थे? साइमन कमीशन के समय इरविन थे। ठीक है, 1930 में आप याद रखें गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था, उस संदर्भ में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या आंसर होगा बताइए इसका? इसका आंसर जो है ए जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? जो है ए होगा। क्लियर चीज है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा युग्म सुमेलित है?
तो आप बिल्कुल बनाएंगे, गवर्नर जनरल एंड वायसराय को आप बिल्कुल पढ़ेंगे, उसके आधार पर क्वेश्चन बन जाना है, ठीक है। तो देखेंगे साइमन कमीशन जब आ रहे थे उस समय कौन थे, डॉक्टर इरविन थे, ठीक है। दो आप अगर पकड़ा जा रहा है काबिल रोले थे, इस समय कौन है, लॉर्ड रीडिंग है, ठीक है। क्रिप्स मिशन जब भारत आ रहा है तो कौन है, लिलिथगो है। क्लियर चीज है ये, ठीक। तो कौन से युग सम्मिलित है, देखिएगा अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना 1900, अखिल समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित है, तो बी जो है वह युग्म क्या है, सुमेलित है। क्लियर चीज है ये, ठीक। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप बनाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, कॉलम वाला है, ठीक है। तो पढ़े, मैं इसको पढ़ देता हूँ, हो सकता है आप लोग इसमें थोड़ा सा, तो देखिएगा मैं पढ़ दे रहा हूँ। इसमें पहला जो है, मोतीलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी। मोतीलाल नेहरू की मृत्यु जो है कब हुई थी। फिर दूसरा, लाला लाजपत राय की मृत्यु के संदर्भ में पूछा है। टी आर दास की मृत्यु का सन बताया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु का सन बताया है, ठीक है। तो टी आर दास की मृत्यु तो आपको मालूम है, जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी तो उसी मतलब कुछ 2-4 साल बाद मर गए थे। तो टी आर दास की मृत्यु जो है यह 1925 के आसपास होती है। मोतीलाल की नेहरू की मृत्यु जो है 1931 के आसपास होती है, ठीक है। लाला लाजपत की मृत्यु जो है लाठीचार्ज से, साइमन कमीशन 1928 में, तो ये सही है। तो ये वाला सही जा रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर की मूल मृत्यु जो है 1941 में हो रही थी, ये भी सही है। तो इसका आंसर आप क्या होगा, दूसरा और चौथा जो है इसका आंसर होगा। तो मतलब इसका आंसर क्या जा रहा है, सी जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो है आप लोगों को क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंसी ट्रिक्स का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, इतिहास के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। तो आपको सारा चीज का यूज करना है। एक गेस का अगर आप तुक्का भी लगाते हो तो वो भी तुक्का कैसे लगाना है, जब तक आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपका तुक्का भी कारगर नहीं होगा। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, कम से कम 3 बार आप रिवाइज करके एग्जाम देने जरूर जाएंगे। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा और चौथा, मतलब सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं का घटनाक्रम क्या है। ठीक है। तो इसका देखिए क्वेश्चन बहुत बार आता है, खासकर यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में और एमपीपीएससी में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। आजकल तो बीपीएससी और झारखंड में भी इस प्रकार के क्वेश्चन की पूछे जाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। तो निम्नलिखित घटनाओं का घटनाक्रम क्या है, ठीक है। तो जरूर बताएंगे इसका घटनाक्रम क्या है। तो बोलते हैं शिमला सम्मेलन। तो शिमला सम्मेलन जो है देखिएगा, जब वेवेल आते हैं और वेवेल आने के बाद जो है फिर से क्या होता है, शिमला समझौता होता है। कहाँ हो रहा है, शिमला समझौता होता है। तो यह लगभग 1945 के आसपास होता है शिमला समझौता, ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में होती है, आपको मालूम है। गांधी जीना डायलॉग जो है वह भी लगभग, गांधी जीना जो डायलॉग है वह भी 1945 के आसपास ही हो रही है, ठीक है। नौसैनिक विद्रोह जो है 1946 हो रही है, ठीक है। और आईएनए की मुकदमा जो है वह भी लगभग जो है मतलब नौसैनिक विद्रोह से पहले होता है, ये भी 1946 में ही जा रहा है, ठीक है। तो इस आधार पर देखिएगा, जोड़िएगा तो आपका आंसर क्या जाएगा। पहले क्या हो रहा है, आजाद हिंद फौज की स्थापना हो रही है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर देखते हैं गांधी जी ना डायलॉग, ये भी ठीक है, 1944-45-44 के आसपास होता है, ठीक है। फिर शिमला समझौता 1945, ठीक है। फिर पांचवा है क्या है, आईएनए मुकदमा भी ठीक है। और चौथा है नौसैनिक विद्रोह भी ठीक है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो लगभग बिल्कुल सही लग रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, दूसरा होगा। क्या होगा, दूसरा होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको अनुमान लगाकर बताने हैं। क्लियर चीज है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है प्लस फैक्चुअल, दोनों का मिला जुला रूप है। ये कॉन्सेप्चुअल भी है और फैक्चुअल भी है। ये घटनाओं को क्या करना है, कोरिलेट करना। और ऐसे आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर यूपीएससी में असिस्टेंट कमांडेंट की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं का घटनाक्रम क्या है, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं का जो है घटनाक्रम क्या है, ऐसे जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित घटनाओं का जो घटनाक्रम के संदर्भ में देखेंगे, इसमें क्या है, कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना, ठीक है। कैबिनेट मिशन, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, लॉर्ड बेवल का आपस बुलाया जाना तथा वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति।
और मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में शामिल होना। ठीक है, कि इसका क्या आंसर होगा बताइए जल्दी से। देखिएगा, कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना, तो ये कैबिनेट मिशन के बाद आता है। तो कैबिनेट दूसरा पहले होगा, दूसरा हो गया। ठीक है, फिर कांग्रेस, फिर मुस्लिम लॉर्ड मेयोर को वापस बुलाया जाना, वायसराय। नहीं, मुस्लिम लीग की अंतिम सरकार में सबसे पहला क्या होगा, देखिए ये दूसरा, कांग्रेस द्वारा अंतिम सरकार की स्थापना। तीसरा, सॉरी, पहला। ठीक है, और मुस्लिम द्वारा मुस्लिम द्वारा प्रत्यक्ष करवाई, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा, दूसरा, डायरेक्ट एक्शन डे होगा ना, डायरेक्ट एक्शन डे। जल्दी से बताइए इसका, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। दो मिनट, दो हो गया। इसका आंसर जो है, हाँ, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है क्या होता है, अंतरिम सरकार तो दूसरा तो पहले आएगा ही। तो कांग्रेस द्वारा क्या होगा, अंतरिम सरकार की स्थापना। ठीक है, फिर उसका होगा, इसका विरोध किसने किया, मुस्लिम पार्टी ने किया। ठीक है, और तीसरा, इसका आंसर जो है देखिए, इसके हिसाब से जो है ये बी इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो रहा है, बी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित तालिकाओं पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित तालिकाओं पर ध्यान दीजिए। नागपुर, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन देखिएगा, कांग्रेस का जो है नागपुर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन और कराची अधिवेशन। ठीक है, तो देखिए जब नहीं होता है तो आप बिल्कुल सिंपल से, नागपुर अधिवेशन जो है क्या होना था, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि यहाँ पर दे रही थी, दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज की देखिएगा, लाहौर अधिवेशन दे सकते हैं चौथा से, ये फोर का ई, तो फोर का ई तो सब में है ऐसे। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो अब क्या मिलाते हैं, तो अब देखते हैं कि कलकत्ता अधिवेशन 1928 और मद्रास अधिवेशन, कराची अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन के संदर्भ में देखते हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में हम देख रहे हैं, तो नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, और दूसरे का सी, जवाहरलाल नेहरू के स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया। दूसरे का सी, मद्रास अधिवेशन में। ठीक है ये, और तीसरा जो है बी, कलकत्ता अधिवेशन, ये ठीक है, ये भी है, महात्मा गांधी जो बहुत समय बाद आए, और ये, और पांचवे का डी, कराची अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ यहाँ सी आंसर होगा। इस हिसाब से यहाँ पर बनाएंगे, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, तो आपको नागपुर अधिवेशन से और एक जो है मतलब लाहौर अधिवेशन से आपका पूरा क्वेश्चंस पकड़ा गया यहाँ पर। और ये जो कराची अधिवेशन है, यहाँ से भी पकड़ा जाएगा क्वेश्चन ये। तो अब दो या मतलब पांच में अगर दो तीन भी जान रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, पूरा कॉलम में से आप इसको बना सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार सजाइए। ये क्वेश्चन जो है आजकल बहुत पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन जो है मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। यूपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी जो है, या असिस्टेंट कमांडेंट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आजकल आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर कालानुक्रम पर ध्यान दीजिए। तो इसको बताइएगा क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ठीक है, गांधी ऋण समझौता 1930, कम्युनल अवार्ड 1932, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, ठीक है, पूना पैक्ट जो है 1932। क्लियर चीजें ये ऐसे आपके ये बन रहा है। तो गांधी ऋण समझौता 1900 क्या होगा? 30 है, तो पहला जो है बी जो सबसे पहले आएगा, तो दो सब में बी पर सबसे पहले है। ठीक है, अब गांधी ऋण समझौता होता है, उसके बाद गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं, तो दूसरे के साथ क्या होगा? पहला आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है, फिर क्या होता है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, तो चौथा आ जाएगा यहाँ पर। फिर तीसरा क्या है? जब तीनों गोलमेज सम्मेलन फेल हो जाता है तो कम्युनल अवार्ड की रमज़म मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, जिससे नाराज हो जाते हैं गांधी जी, और क्या कर लेते हैं? फास्टिंग प्रारंभ कर दे, उपवास करना प्रारंभ कर देते हैं। तो गांधी और अम्बेडकर में क्या होता है? पूना पैक्ट होता है। ठीक है, इस हिसाब से आप क्वेश्चन कौन सा देखेंगे? बी इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, ऐसे जो है क्वेश्चंस को आप लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक, क्लियर चीज है ये। तो आप क्या होगा? आंसर इसका बी होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक, अच्छा, बी और डी दोनों सेम है यहाँ पे। तो जो पहले होगा उसको हम सही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व किस कारण से जातीय विवाद उत्पन्न हो गया था? जब ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन जो है मैंने देखा है कि बहुत सारी स्टेट पीएससी में जो है, और यूपीएससी में का क्वेश्चन है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व किस कारण से जातीय विवाद उत्पन्न हुआ था? ठीक है, तो स्टूडेंट होगा इलवर्ट बिल विवाद होगा। इलवर्ट जो बिल आया था, तो इसमें एक बैठक हुई थी कांग्रेस की, मतलब अ, बनने से पहले जो है एक कॉमन बैठक हुई थी, उसमें क्या होता, नस्लीय भेदभाव को यहाँ पर चर्चा की गई थी। उस विवाद को पर जो है बड़ा डिस्कशन हुआ था। तो वो होगा नस्लीय भेदभाव। इलवर्ड बिल में क्या था कि भारतीय भी जज हो रहे थे और ब्रिटिशर्स भी जज हो रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स जज जो है वह दोनों के भारतीय लोगों के भी केस सुन सकते, क्या मुकदमा सुनते थे, और अंग्रेजर्स का भी सुनते थे। लेकिन जो भारतीय जज होते थे, केवल वह भारतीयों का ही मुकदमों की सुनवाई करते थे, ब्रिटिशर्स की नहीं करते थे। ये जो नस्लीय भेदभाव था, इसके संदर्भ में जो है यह बैठक हुई थी। बाद में इस बिल को जो है 1889 में वापस ले लिया गया था, इलवर्ड बिल को। तो इलवर्ड बिल जो डिस्प्यूट्स है, वो 80 कांग्रेस की बैठक स्थापना से कुछ दिन पहले जो है यह, एक दो साल पहले जो है यह चर्चा का विषय बना हुआ था, और इस पर जो है खुलकर जो है कांग्रेस इस बिल को समाप्त करने के फेवर में थी। क्लियर चीजें ये अब सरकार से मांग कर रही थी। तो 1883 जो है में विवाद उत्पन्न हुआ था। तो इसका जब इलवर्ड बिल आया था, तो इस संदर्भ में आपका क्वेश्चन होगा, ये होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अंग्रेज इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है? ठीक है, तो आप देखेंगे ये वो ह्यूम तो क्या है, इसकी हेल्प करते हैं, लेकिन ये अध्यक्ष कभी नहीं बनते हैं। तो आपका आंसर पहले ही दिखने में क्या लग रहा है? इसका आंसर, क्योंकि जॉर्ज यूल और हेनरी कॉटन और अल्फ्रेड वेब जो है, वो हमेशा क्या रहे? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं ये। ठीक है, लेकिन ये वो ह्यूम जो है कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। इस संदर्भ में जो है क्वेश्चन क्या होगा? आंसर जो है ये चला जाता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो इस संदर्भ में आप ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रांतों में कार्यरत कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने
30 वर्ष इस्तीफा दिया था। ठीक है, तो जो मंत्री कांग्रेसों में मंत्रिमंडल जो चुना होता है प्रांतों को 1937 में चुना होता है, उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध में स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, बिना कांग्रेस से पूछे क्या करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लेते हैं, जिससे जो है कांग्रेस का केंद्रीय मंत्रिमंडल पहले इस्तीफा देता है, उसी का अनुकरण करते हुए जो है प्रांतीय मंत्रिमंडल क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तो यह जो सन है 1939 है, तो इसका आंसर जो है क्या होगा, सी होगा। क्लियर चीजें, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित किया गया, तो सबको मालूम है इसमें क्या होगा, ये इसका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन। है, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा लाहौर अधिवेशन। ठीक, मैं समाजवादी हूँ, और यह किस कांग्रेसी अध्यक्ष का कहना था ये। ठीक है, तो यह मैं समाजवादी हूँ, यह जो है वक्तव्य जो है, यह जो है जवाहरलाल नेहरू का है। किसका है यह वक्तव्य, जो है जवाहरलाल नेहरू का है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, फिर क्या है, कामा गाटा मारू क्या है। ये क्वेश्चन जो देखिएगा, यह एमपीपीएससी और सीजीपीएससी में ये क्वेश्चन आए हैं कि कामा गाटा मारू क्या, ये अंग्रेजियों का जासूस था, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था, गदर पार्टी का उपाध्यक्ष था। याद रखेंगे कामा गाटा मारू क्या था, ये जहाज था ये। ठीक है, जिसको गुरुदत्त ने किया था, किराए का जहाज था, जिसको गुरुदत्त ने किराए से लेकर कनाडा से डायरेक्ट ब्रिटेन या लंदन अपना कुछ यात्रियों को लेकर वहां गया था। ठीक है, तो ये क्या है, यह एक जहाज। इसका आंसर क्या होगा, डी, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं, नन ऑफ दिस होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि यह क्या था, एक जहाज था। क्लियर चीज है ये, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी, तो देखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने देखिएगा किसको दिया था गुमराह देशभक्त, ये तो है बिल्कुल फैक्चुअल है ये। और यह आजाद हिंद फौज के जवानों को उन्होंने क्या किया था, गुमराह देशभक्त की उन्होंने क्या किया था, संज्ञा दिया था। क्लियर चीज है ये, तो इस संदर्भ में आप इसको देखिएगा, आजाद हिंद फौज के जवान होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते की कौन सी शर्त शामिल नहीं थी। ठीक है, एक मतलब ये तो सभी अध्यादेशों की वापसी तथा सुनवाई वापस लिया जाए, सभी प्रकार की राजनीति ये तो शामिल था, सत्याग्रहियों की जब्त संपत्ति वापस ये भी सही था, शराब और विदेशों ये भी सही था, सभी भारतीयों को कर मुक्त नमक ये भी सही था। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो है, सॉरी, सिर्फ हो ये, मतलब यहाँ पे कौन शामिल नहीं था, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला वाला सही। क्या इसका आंसर बनेगा कि सभी अध्यादेशों को वापसी तथा सुनवाई वापस लिए जाइए, इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो रहा है, डी इसका आंसर हो रहा है। ठीक है, डी इसका आंसर होगा। गांधी ऋण समझौते में कौन सी शर्त या शर्तें शामिल नहीं थी, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस अपराध के लिए फांसी हुई थी। सबको आप लोग मालूम है, उनकी गिरफ्तारी तो उन्होंने अपनी दी थी असेंबली पर बम फेंकने के नाम से, लेकिन एक एक करके उनके साथियों को कमजोर किया गया और जो है एक दूसरे के बारे में बताना चालू किया, इसके तौर पर गिरफ्तारी चालू हो गई। लेकिन मृत्यु जो सजा हुई उनको, वो सॉन्डर्स की हत्या के कारण। सॉन्डर्स वही व्यक्ति था जो 1928 में, जब साइमन कमीशन ये जो नारे लगाए जा रहे थे वापस जाने को, तो लाला लाजपत राय पर क्या किया, लाहौर में लाठीचार्ज किया, जिसका बदला जो है क्रांतिकारियों ने उसकी हत्या करके लिया था। ठीक है, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर जो है सॉन्डर्स की हत्या का केस चलाकर उसको फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, अभिनव भारत का गठन किसने किया था, तो अभिनव भारत का गठन जो है देखिएगा बी डी सावरकर द्वारा किया गया था। ठीक है, इनकी एक क्रांतिकारी संगठन थी जो महाराष्ट्र में एक्टिव थी। ठीक है, अभिनव भारत था, क्या था, एक क्रांतिकारी, क्या था, ये संगठन था, गुप्त क्रांतिकारी क्या था, यह एक संगठन था। ठीक है, करजन बावली की हत्या किसने की थी, तो ये करजन बावली की हत्या जो है मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई थी। इसका
आंसर होगा डी। ठीक है, तो करजन बावली की हत्या किसके द्वारा की गई थी? मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई थी। क्रांतिकारी जो है, जो भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चली, उसको हमने तीन फेज में पढ़ा है। पहला फेज में हमने पढ़ा है जिसमें बात हम करते हैं, अभिनव भारत की बात करते हैं। ठीक है, खुदीराम बोस तक हम पढ़ते हैं। द्वितीय चरण की बात करते हैं तो 1920 से पहले की घटनाएं पढ़ते हैं, 1911 से लेकर 20-22 तक की घटनाओं का। फिर हम बात करते हैं 1922 के बाद से या 20 के बाद से 1900 आगे की घटनाओं की बात करते हैं, 1945 तक की बात करते हैं। तो इसमें इस फेज में हमने क्या किया था? क्रांतिकारी गतिविधियों को हमने बांटा था। ठीक है, नेक्स्ट है, काकोरी कांड कब हुआ था? ठीक है, काकोरी जो है ट्रेंड कहती था, और यह जो कांड है 1925 के आसपास किया गया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के तीसरे फेज की घटना है ये। ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या होगा? सी होगा। काकोरी के संदर्भ में क्या होगा? सी होगा। ठीक है, नौजवान सभा के संस्थापक क्या थे? ये भी तीसरे क्रांतिकारी गतिविधियों के तीसरे चरण की घटनाक्रम देखते हैं। तो तीसरे चरण में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और ये भगत सिंह का नाम आता है, तो यहाँ पर जो है भगत सिंह इसका थे। ठीक है, और हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो नौजवान सभा और जो है एच आर ए मिलकर के, नौजवान सभा और एच आर ए मिलकर क्या बनाता है? एच एस आर ए बनता है, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसके जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद होते हैं। ठीक है, तो डी इसका होगा। डी ऑप्शन होगा। हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो चंद्रशेखर आजाद ने की। क्लियर है चीजें ये? ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता में कौन सा प्रावधान शामिल था? ठीक है, गांधी इरविन समझौता में कौन सा प्रावधान शामिल था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो भगत सिंह की रिहाई इसमें शामिल नहीं था। कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा ले लिया, इसमें शामिल था। सभी बंदियों की रिहाई की बात, केवल राजनीतिक बंदियों की रिहाई की बात कर रहे थे। इसका आंसर क्या होगा? ओनली बी इसका आंसर होगा। क्या होगा? ओनली बी इसका आंसर होगा। गांधी जी ने किसे उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो गांधी जी ने किसे उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो सबको मालूम है, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था कि क्या है यह? उत्तर दिनांकित चेक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। क्लियर चीज है ये? ठीक है, फिर है गांधी ऋण समझौता किस वर्ष हो रहा है? डायरेक्ट फेक्चुअल क्वेश्चन है। तो गांधी ऋण समझौता जो है कब होता है? यह 1931 में होता है। इसी के बाद वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। क्लियर चीज है ये? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा, कंफ्यूज असत्य छांटना है। ठीक है, रफ्त गुप्ता, दादा भाई नौजोरी, अल हिला, अब्दुल कलाम आजाद, हरिजन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, केसरी। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। हरिजन तो महात्मा गांधी का था। ठीक है, तो इसका संदर्भ में क्या होगा? तो इसका जो कौन असत्य है, तो कौन सा असत्य हो रहा है? सी जो है असत्य हो रहा है। ठीक है, इनका बहिष्कृत भारत था, तो इसका सी जो है, इसका आंसर क्या हो रहा है? सी इसका आंसर हो रहा है। क्लियर चीज है ये? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आया है कि असत्य छांटना है हमको, असत्य छांटना। सलवायु की संधि है भैया, सलवायु की संधि मराठों के संदर्भ में होती है, तो 1581 कहाँ होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जा रहा है। तो ये 1500, बाकी ये बसीन की संधि है, और ये तो ठीक है, बसीन की संधि हो गया। और अलग अलग पेशवाओं के साथ, होलोरकों के साथ, सिंधिया के साथ अंग्रेजों ने अलग अलग संधियां की। उसी के संदर्भ में वसीन की संधि है, देवराय की संधि है, और सुरजी अर्जुन गांव की संधि है। ठीक है, सलवाई की संधि जो है क्या होता है कि अंग्रेजों का जो मराठों का जो अंग्रेजों का पहला युद्ध होता है उसके बाद से होता है यह। ठीक है, लगभग 1782 के आसपास का होता है। तो ये जो है असत्य कौन सा होगा? पहला ये जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये सलवायु की संधि नहीं होगा। ठीक है, फिर है असत्य छांटना है। यहाँ पर क्या है? गलत बताना है। तिलवट बिल विवाद जो है यह समाप्त हो गया था 1889 में। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना, ये भी सही है। बंगाल विभाजन भी सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना, यह सत्य है। यह कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुआ था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग विवाद की स्थापना कब हुई थी? 1906, यह सत्य हो रहा है। इलवर्ड बिल का चर्चा कांग्रेस ने इस समय की थी। इलवर्ड बिल आ चुका था, इलवर्ड बिल को क्या किया? वापस ले लिया गया 1889 में। ठीक है, तो इसके संदर्भ में ये सही है। नेक्स्ट है असत्य छांटिए। पाल्स बतान, वंदे मातरम, अरविंद घोष, शांति वारिंदर, समाज कॉमेडी, किस समाज कॉमेडी? तो
किसका था? समाज कवि जो है वो राजा राम मोहन राय का था। समाज कवि किसका था? यह राजा राम मोहन राय का था। ठीक है। इस संदर्भ में इसका आंसर क्या होगा? असत्य होगा डी। इसका आंसर डी होगा। ठीक। फिर है, देखिएगा, बहिष्कृत भारत अंबेडकर, सही है ये। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की है। अनहैप्पी इंडिया जो है यह लाला लाजपत राय की है। नील दर्पण जो है सी आर दास की है। नील दर्पण जो है किसका है? दीन बंधु मित्रा का है। किसका है यह? दीन बंधु मित्रा का है। ठीक है, सॉरी, दीन बंधु मित्रा का है ये। तो ये गलत हो रहा है संदर्भ में। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। सत्य को छाड़ने को बोला है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है। फिर है, असत्य फिर से फॉल्स बताना है। मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट सही है। जिन्ना खिलाफत आंदोलन नहीं, यहाँ पे डाउट लग रहा है। गांधी चंपारण सत्याग्रह सही है। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ये भी सही। तो इसका आंसर क्या होगा? जो असत्य है वह बी। क्या होगा आंसर इसका? बी होगा। ठीक है। जिन्ना खिलाफत आंदोलन नहीं, ये गलत है। खिलाफत आंदोलन में जिन्ना का नाम कहाँ आता है? नहीं आता है। ठीक है। इस आधार ऐसे आप क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे तभी बन पाएगा। ठीक है। फिर है, सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो सुमेलित क्या नहीं है? देखिए, मुस्लिम लीग का गठन 1900 सुमेलित है। सूरत का फुट ये भी सुमेलित है। रूलेट एक्ट 1918 ये गड़बड़ है। रूलेट एक्ट 1919 है। ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये भी सही है। तो रूलेट एक्ट जो है 1918 ये क्या है? गलत है। ठीक है। तो ये आपका सी इसका आंसर होगा। क्या होगा? सी आपका आंसर होगा। ठीक। क्लियर चीज है ये। इसका आंसर क्या होगा? सी हो रहा है। ठीक। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। इसको हमको करना है। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक जो है ज्योतिबा फुले थे। ठीक है। और कुदी आरसू जो है, कुदी आरसू के जो है लेखक हैं, शायद पेरियार साहब हैं ये। ठीक है। तो इस संदर्भ में इसका जो आंसर बनेगा, पक्का तीन। ठीक है ये, पक्का मार्तंड वर्मा दो, ये भी सही है। ठीक है। और स्वदेशी अभिमान रामकृष्ण पिल्लई, इसका आंसर जो है सी होगा। क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। ठीक है। तो सम्मिलित कीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अब देखिएगा, ये ये कथन कार्य असर्शन रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है। इसको आप बनाइएगा। तो देखिएगा, पहले तो स्टेटमेंट को पढ़िए। क्या है? कथन सत्य है किंतु कारण असत्य है, तो ए होगा। कथन सत्य है कारण असत्य है तो ए होगा। कथन सत्य असत्य है किंतु कारण सत्य है तो बी होगा। कथन और तर्क जो है सत्य हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है तो सी होगा। कथन और कारण सत्य है पर कारण कथन की व्याख्या नहीं करता, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। क्लियर चीजें। तो इस संदर्भ में देखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कुछ भी प्राप्त करने में असफल रहा। ये तो बात सही है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कुछ मिला नहीं। अंग्रेजों ने भगत सिंह तथा उसके सहयोगियों को मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलने से इनकार कर दिया। उन्हें फांसी दे दी गई। ये भी सही है। ठीक है। यह भी सही है। तो कथन और कारण सत्य हैं पर कारण कथन की व्याख्या नहीं करते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ये पहले का आंसर जो है क्या हो जाएगा? यह पहले का आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। 2 मिनट रुको। हम्म, तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। देखिएगा, ये क्वेश्चन वन तो हमने देखा, वन का आंसर क्या हो गया? हमने डी लिया। तो द्वितीय दोनों स्टेटमेंट ये भी सही लग रहा है और यह भी सही है, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी है। अब ये दूसरा क्वेश्चन हम देखे हैं
कि गांधी जी ने रैमजे मैकडोनाल्ड की कम्युनल अवार्ड के विरोध में यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया। तो सही है ये, सही है। अन्य बातों के अलावा कम्युनल अवार्ड में अस्पृश्यतों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की व्याख्या थी, ये भी सही है। इसलिए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर जो है वह क्या होगा? सी होगा। क्या होना चाहिए आंसर इसका? तो दूसरे का आंसर क्या होगा? सी होगा। पहले का आंसर क्या था? डी था। दूसरे का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। इसी के आधार पर देखिए अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे तो सेम वही स्टेटमेंट है आपका शुरू में जो पढ़े हम। ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। कथन है, कारण है, ये क्वेश्चन है ये। तो ठीक है। तो कथन जो है देखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान इतिहास में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वास्तविक जनाधार प्राप्त हुआ। तो असहयोग आंदोलन के दौरान इतिहास में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वास्तविक जनाधार प्राप्त हुआ। तो सही लग रहा है ये। क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टि से क्या लग रहा है? सही लग रहा है ये। फिर असहयोग आंदोलन में किसानों तथा मजदूरों की बड़ी संख्या में भाग लिया। तो इसको हम क्या देखेंगे इसको? सही लग रहा है। इसको दोनों से सी होगा इसका आंसर। फिर गांधी जी ने जनवरी 1930 में लॉर्ड इरविन को दिए 11 सूत्रीय अंतिम मांग पत्र में कई कांग्रेस पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव से दुखद वापसी माना और अन्य बातों के अलावा इन्हें पूर्ण स्वराज की नहीं बल्कि स्वतंत्र उपनिवेश की मांग की गई थी। अन्य बातों के अलावा इसमें पूर्ण स्वराज की नहीं बल्कि स्वतंत्र उपनिवेश की मांग की गई थी। तो इसको हम देखेंगे तो क्या होगा यह कथन। ये देखिए गांधी ने 11 सूत्रीय अंतिम मांग कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव से एक दुखद वापसी माना। ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये हम ए देंगे। यहाँ पर आंसर क्या देंगे? हम ए देंगे। तो इसका आंसर हम ए दे देंगे। ठीक है। तो ये तो सही है लेकिन ये दूसरा जो बात कर रहे हो गड़बड़ सड़बड़ बातें हैं। ठीक है। कारण असत्य है तो हम क्या कर देंगे इसको? ये इसका यहाँ पर आएगा तो इसका आंसर जो है ये होगा। ठीक है। फिर हम देखते हैं सेम वही कथन कारण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। निम्नलिखितों ने अगस्त घोषणा में भारत को शीघ्र स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव किया। ठीक है। और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर दिया। विनोबा भावे पहले तथा नेहरू दूसरे सत्याग्रह। दूसरा तो सही लग रहा है पर ये जो कथन है क्या है? ये गलत है। ये क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। क्लियर चीज है, ऐसा था ही नहीं। लिलितगो घोषणा व अगस्त प्रस्ताव में तो डोमिनेट स्टेटस की बात हो रही थी वहां पर। ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर क्या हो रहा है? बी हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात देखते हैं। कांग्रेस ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष के पुनः चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पराजित किया और पट्टाभी सीतारामैया को इस चुनाव में गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। ठीक है। तो बात तो सही लग रहा है। गांधी जी को तो समर्थन दोनों स्टेटमेंट, कारण कथन भी सत्य है, कारण भी सत्य है। और कथन की व्याख्या नहीं करता, कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष के पुनः चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पराजित कर दिया और पट्टाभी सीतारामैया के चुनाव में गांधी जी, दोनों स्टेटमेंट सही है बट क्या है? पराजित क्यों किया उसका कारण कहाँ दे रही है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है डी होगा। दोनों ही सही है बट कारण जो है उसकी व्याख्या नहीं कर रहा कथन की। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। तो ऐसे ही आप चीजों को कथन और कारण assertion रीजनिंग के संदर्भ में क्वेश्चन जो है बनाने की क्वेश्चन करें। बच्चे जो है वो बहुत आप लोग कंफ्यूजन वाली स्थिति में इस प्रकार के क्वेश्चन में रहते हो और जानते हुए भी क्या करते हैं? गलत हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्थापना 1957-58 माना जाता है। ठीक है। 57-58 माना जाता है, सॉरी 1918 माना जाता है। तो इसका आंसर जो है बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1935 के एक्ट के विषय में क्या सत्य है? तो क्या सत्य है? 1935 के एक्ट के संदर्भ में क्या सत्य है? एक ही सत्य लग रहा है भाई यहाँ पे तो, कि सिंध को मुंबई से अलग करने की बात की गई थी। ठीक है। बात है प्रांतों में द्वैध शासन है, एक प्रांतों में द्वैध शासन को तो समाप्त करने की बात हो गई थी ना। केंद्र में द्वैध शासन लगाया जाएगा तो ये गलत हो गया ये।
डोमिनेंट स्टेटस कहाँ वो बात ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो क्या होगा अपना, ए इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, ए सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट में क्या शामिल था? तो कैबिनेट रिपोर्ट में क्या शामिल था उसको देखिएगा आप लोग। तो कैबिनेट रिपोर्ट में क्या शामिल था? अंतरिम सरकार का गठन, ये भी ठीक था। संविधान सभा का गठन, ये भी था। प्रांतों का समूहीकरण उन्होंने क्या किया था? ए बी सी प्रांत में कर दिया था। क्या औचित्य था हमको समझ लेके समूहीकरण किया गया था। तो इसका आंसर डी होगा। उपयुक्त सभी कथन जो है क्या है, सही है। क्लियर चीजें, तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धन के अपवहन के बारे में किसने विस्तार से लिखा है? ठीक है। तो धन के अपवहन के बारे में किसने विस्तार से लिखा है? दादा भाई नौरोजी, केशव चंद्र सेन, डलहौजी रनाडे। तो धन के अपवहन में जो अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी की रचना है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर होगा। क्लियर चीज है ये, ठीक। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? ठीक है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो ये डेरिजियो का नाम आता है, इसका नाम आता है, ठीक है। भारत में स्त्री शिक्षा की दिशा में प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आएगा इसमें। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच कहेंगे, जो 1854 में आया था। ठीक, इसी के बाद जो है यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय भारत में खुलने प्रारंभ हो गए। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 का वुड डिस्प्लेस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ठीक है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, ये सबको मालूम है आप लोगों को, ठीक है। इसका आंसर हो गया। एनी बेसेंट भी साथ में थी यहाँ पर। शिक्षा में धन की सर्वप्रथम व्यवस्था किस चार्टर एक्ट से? बहुत बार बार यूपीपीसीएस का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है ये। यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी और छत्तीसगढ़ पीएससी में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। और ये पता नहीं इस क्वेश्चन को क्यों बांध के रखा गया है। इसका क्या होगा? 1813 का चार्टर। पहली बार जो है कंपनी जो है 1 लाख रुपया सालाना जो है क्या करेगी, वह शिक्षा में खर्च करेगी, ठीक है। इसका व्यवस्था बनाया गया था। 1813 का चार्टर एक्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना भी आपको मालूम है किसने किया है? आत्माराम पांडुरंग ने किया है, ठीक है। बाद में केशव चंद्र सेन से जुड़ जाते हैं, लेकिन स्थापना कौन करता है? आत्माराम पांडुरंग ने किया था, ठीक है। याद रखेंगे ये प्रार्थना समाज की स्थापना, ठीक है। क्लियर चीजें। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में धन की सर्वप्रथम रहता है 1813। तीन प्रकार के चार्टर एक्ट, 1813, 1833, 1853। दोनों क्या करता है? कंपनी के मोनोपोली को जो इसमें समाप्त किया जाता है। और 1858 में जो है प्रशासन के भी मोनोपोली को समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर चीज है। कंपनी का, तो कंपनी के व्यापारिक मोनोपोली को, ट्रेड जो मोनोपोली है उसको 1813 का 1833 1853 के माध्यम से क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया? सती प्रथा का किया था, विधवा पुनर्विवाह का भी किया था, अंग्रेजी शिक्षा की वकालत करते थे, बहुदेवीय एक ईश्वरवाद पर विश्वास करते थे। इसका आंसर क्या होगा? डी। क्या पूछा? आपका समर्थन नहीं किया पूछा, ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ठीक है। तो आपको मालूम है आत्मीय सभा की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना से पहले क्या है, आत्मीय समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। क्लियर चीज है ये, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे हम। तत्बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्बोधनी स्थापना की स्थापना जो है देखेंगे, इसमें बी होगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। याद रखेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर, बाद में मतलब देवेंद्र टैगोर याद रखिए आप लोग, ठीक। नेक्स्ट है, शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने चलाया था? शुद्धि आंदोलन जो आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था। ये आंसर क्या हो गया? दयानंद सरस्वती। यंग बंगाल आंदोलन का जन्मदाता कौन है? ये बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया गया था, और इसके जो जन्मदाता है वो है
डी है हेनरी विवियन डेरिजियो। इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है अभी। ठीक है। सती प्रथा पर किस वर्ष जो है वह कानूनी प्रतिबंध लगाया गया था? तो सती प्रथा पर किस वर्ष जो है कानूनी प्रतिबंध लगाया था? ये होगा 1829। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है। ये क्वेश्चंस है, देखिएगा। फिर देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया का ग्रंथ के लेखक कौन है? अभी बड़े भी आया था यह, तो इसका आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी होंगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे ना, धन का अपमान का सिद्धांत। तिलक ने अपना पत्र मराठा, जो तिलक ने दो प्रकार की, एक मराठा और दूसरा केसरी निकाला था। केसरी जो है हमेशा याद रखेंगे, केसरी जो है मराठी भाषा में निकाला गया था, और मराठा का नाम था द मराठा। क्या नाम था इसका? द मराठा। और द मराठा जो है किस भाषा में था? यह अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, अंग्रेजी। ठीक है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखेंगे, इंडियन स्ट्रगल के लेखक जो है वह सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने 1920 से 1942 के बीच में जो है बातों को इसमें पुस्तक में लिखा गया था। इसके हैं सुभाष चंद्र बोस, इसका आंसर होगा। ठीक है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। 1920 से लेकर 1942 के बीच की गतिविधियों को इस पुस्तक में जगह दिया है। ठीक है। प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन थे? एक एक स्टूडेंट को यह बात पता होगा कि प्रथम समाचार पत्र कौन है, तो बंगाल गजट है। ठीक है। ये चीजें तो याद रखेंगे क्वेश्चन को। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक हैं वह है सर सैयद अहमद खां। कौन है? सब आप जान रहे हैं, सर सैयद अहमद खां जो है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो आपको मालूम है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1829 में पारित किया गया, और इसमें राजा राम मोहन राय की जो है, सॉरी 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 सॉरी, 1829 में तो सती प्रथा आया था। ठीक है। और यह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में आया था। ये किस में आया था? 1856 में। और इसको लाने वाले कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक। आर्य समाज को निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो वेदों की सर्वोच्चता आर्य का सिद्धांत था, तर्कवाद पर आधारित था, मूर्ति पूजा का यह विरोध करता था। ठीक है। और पश्चिमी विज्ञान का सिद्धांत नहीं था। मूर्ति पूजा का तो विरोध करता ही था, ये विरोध करता था। वेदों की सर्वोच्चता की विश्वास करता था, तर्कवाद था। पश्चिमी विज्ञान का इसने कभी विरोध नहीं किया था। पश्चिमी विज्ञान का क्या, मूर्ति पूजा का, पश्चिमी विज्ञान का क्या किया इसने? विज्ञान का हमेशा सपोर्ट किया है ये। तो कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो पश्चिमी विज्ञान का विरोध कभी नहीं किया है, वह सपोर्ट में रहता था। और माध्यम दोनों हो सकता है, शिक्षा ग्रहण का हिंदी और आर्य समाज के द्वारा जो डीएवी स्कूल चलाए जाते हैं, एंग्लो उसका नाम ही है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। समझ सकते हैं आप इस चीजों को, कभी विरोध नहीं किया है ज्ञान विज्ञान का, या वैज्ञानिक शिक्षा का, या ब्रिटिश शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा का। क्लियर चीज है ये। ठीक। इस प्रकार स्टूडेंट लगभग जो है आप लोग 100 क्वेश्चन जो है मेरे साथ आज बनाए हैं। और यह जो क्वेश्चन है, आप लोग की मौलिकता, एक स्टूडेंट कैसे क्वेश्चन को सोचता है, उसी मौलिकता पर ध्यान रखकर जो है मैं आप लोगों के साथ क्या किया हूँ, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया हूँ। आप लोग जैसे सोचते हैं उसी के आधार पर मौलिकता को बनाए रखते हुए उसी के जैसे जो है मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया हूँ। और मैं ये क्वेश्चन लाने का सिलसिला जो है जारी रखूंगा। और आप लोग जो है मेरा वीडियो को जरूर देखें। और इसका लेवल जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस बार दे रहे हैं 2021 का, तो वो जरूर मेरे क्वेश्चंस को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में भी और इतिहास के संदर्भ में भी। क्लियर चीजें। और अन्य विषयों से भी संदर्भ में मैं जो है, जैसे साइंस के संदर्भ में देखेंगे, इकोनॉमिक्स के संदर्भ में भी मैं क्वेश्चंस लाऊंगा। लेकिन अभी जो चलाऊंगा मैं इतिहास के संदर्भ में और कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में क्वेश्चंस लाऊंगा। और स्लाइड जैसे 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 क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों का उसका जो है ए, मतलब क्या मतलब एग्जाम उपयोगी जो है, उसकी जो स्टैंडर्ड है पूछने का जो तरीका है, वो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होते चला जाएगा। तो मेरा जैसे जैसे प्रोसेस में हो, मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा।
ठीक है? और मेरे क्वेश्चंस के साथ आप अपने लगाने की ज़रूर कोशिश कीजिए। जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जब भी मेरा ये लेक्चर आप सुने, देखें, तो क्वेश्चन मेरे को आंसर देने से पहले ही आप और उस पर क्या करेंगे, आंसर देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है? गुड लक, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होते रहे, ठीक है?